नमस्कार दोस्तों, CW जंक्शन में आपका स्वागत है। हमारी टॉपिक अभी पिछले चैप्टर में मैंने फोर्स के बारे में आप लोग को बताया था। फोर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। और चूँकि फोर्स को आपको पता होगा कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि न्यूटन साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन साहब ने मोशन को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने किया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया। उन मोशन का कुछ नियम दिया जिसको बोला गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में। अगर कोई पूछे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, तो आप सिंपली यही बोलोगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होता है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में होती है तो उसके मोशन को क्या करेगा, वो डिस्क्राइब करेगा। और वो 3 तरीके से डिस्क्राइब किया उन्होंने। तो उसको पहले तरीके से डिस्क्राइब जो किया उनको बोला गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको बोला गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऐसे ही दूसरा तरीका जिसको बोला गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखो, दुनिया में ना अगर कोई चीज़ किसी को रोके नहीं तो फिर रुकने वाला नहीं है। ये चीज़ ध्यान देना, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर मैं एक बार साइकिल चला दिया तो साइकिल जीवन भर चलेगा। अगर एक पॉडल मार दिया तो जीवन भर चलता रहेगा, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। चूँकि एक्सटर्नल फोर्स लगता है, एक बार साइकिल चलती है तो साइकिल का पहिया, क्योंकि कोई चीज़ मूव करती है वो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स होता है। फोर्स कैसे होता है, मान लीजिए फ्रिक्शन अगर मुझे लगानी है, कोई चीज़ अगर मूव करना है, तो अगर मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। मान लो ये मूव वाला एरिया है, तो मूव के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन काम करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इसीलिए हम कोई भी चीज़, मान लीजिए ना रुकी हुई गाड़ी को ना, स्टेशनरी गाड़ी होती है, अगर मैं उसको धक्का मारता हूँ ना तो शुरू में बहुत ज़्यादा जांगर लेता है। इतना जांगर लेता है कि लगता है कि गाड़ी चलबे नहीं करेगी। कोई चीज़ अगर मैं शुरू में रुकी हुई चीज़ को अगर मूव करने की कोशिश करूँ तो वो चलती नहीं है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एक टाइम आएगा, उसके बाद जब मूव होने लगेगा तो उसको ढकेलना, पुश करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लेकिन शुरू के लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वही जो फोर्स उसको जकड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरे परमानेंट उसको कोई लाके जो है अटैच कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गाड़ी का पहिया शुरू में मूव नहीं कर रहा है, अगर मैं उसको धक्का दे रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स होता है जो उसको अटैच करके रखा रहता है सरफेस से। अब वो अलग बात है कि आपने जो फोर्स लगाया वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गया तो चीज़ें क्या करने लगी, मूव करने लगी, वो अलग कहानी है। लेकिन हाँ, फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स होता है जो कि किसी भी चीज़ को मूव करने से रोकता है। और ये रोकता है, इसीलिए चीज़ें मूव होती हैं। बहुत अजीब विडम्बना है, लगता है फ्रिक्शन रोकता है क्यों है, तो चीज़ें एक जन ध्यान देना। फ्रिक्शन इसीलिए रोकता है क्योंकि अगर फ्रिक्शन तुम्हें रोके नहीं ना, तुम चल ही नहीं पाओगे। सिंपल है। मान लो कि आपने ना कोल टाइल्स वाला बहुत बढ़िया कमरा है, उसको साफ़ कर रहे हो आप, तो उसमें सर्फ वगैरह डाल के बढ़िया साफ़ करो। एक बार तो उसको चलोगे ना बढ़िया, तो आप फिसल के गिरोगे। और फिसल के कैसे गिरोगे बेटा, आगे नहीं गिरोगे, सीधे पीछे गिरोगे ऐसे, क्योंकि तुम्हें इधर अपोज करने वाला कोई रहेगा नहीं। मान लो ना ये चल रहे हो तो चलते हो तो ये अपोज करती है आपको, इधर डायरेक्शन में आप आ रहे हो तो इस डायरेक्शन में आने से पीछे फोर्स रोकती है, फिर से फोर्स रोकती है, इसीलिए आप आगे बढ़ पाते हो। लेकिन यही फोर्स अगर रोके नहीं तो सीधा क्या करोगे, ऐसे फिसलोगे ऐसे, क्योंकि ये फोर्स रोकने के लिए आई नहीं। तो ये फोर्स जो रोकती है वो फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही चीज़ें मूव हो पाती हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि अगर कोनो चीज़ चल रहा है तो हमेशा चलता रहेगा, और रुका है तो रुका ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। इस तरह से ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बनाया गया। मतलब अ बॉडी रेस्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इज मोशन विल बी रिमेन इन मोशन स्ट्रेट लाइन when unless external force of change state rest of uniform motion। जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है तब तक वो चीज़ें जो रेस्ट पे है वो रिमेन रेस्ट पे रहेंगी, और जो कांस्टेंट मूव कर रही है मूव करती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। मान लो ये डेक्स्टर है, डेक्स्टर को अगर मैं ऐसे रखा हूँ, जीवन भर ऐसे रखा रह जाएगा अगर मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है यही है कि अगर आप कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी, कोई चीज़ रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे।
तो इस तरह से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आया और न्यूटन फर्स्ट लॉ से ही निकल के आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया निकल के आया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक तरह का जो है स्टेट होता है जो कि कोई भी बॉडी उस स्टेट को बनाए रखना चाहती है। अगर मैं रेस्ट पे हूँ तो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहूँगा, अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मूव करना पसंद करूँगा। मान लीजिए मैं गाड़ी से ट्रेवल कर रहा हूँ, बस में ट्रेवल कर रहा हूँ या फिर 4 व्हीलर, कैसे भी, मैं मोबाइल चलाने में मस्त बिजी हूँ। गाड़ी रुकी थी, मोबाइल चलाने में मस्त बिजी हूँ, अचानक से गाड़ी चल पड़ी तो मैं कहाँ लटकूंगा? पीछे की तरफ अचानक से जाता हूँ। पीछे की तरफ इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं पहले वाले स्टेट को, देखो मैं यहाँ था, गाड़ी चली, आप नहीं चलोगे, आप तो गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी तो आगे बढ़ जाए, लेकिन आप क्या पहले वाले स्टेट को मेंटेन रखना चाहोगे? आप तो यहाँ जैसे आओगे पहले वाले स्टेट को मेंटेन रखना चाहोगे कि इसी पोजीशन पे रखना चाहोगे, इसलिए हल्का सा पीछे जो है झुक जाना पड़ता है। आगे क्या है कि अगर आप मूव कर रहे हो, अचानक से कोई गाड़ी रुकती है तो गाड़ी रुकी है, आप नहीं रुके हो, आप तो गाड़ी में बैठे थे, आप रुकोगे नहीं, गाड़ी जिस स्पीड से चल रही हो तो उसी स्पीड से क्या आगे झुकते हो। इसीलिए यही रीज़न है ना कि गाड़ी वाड़ी में क्या होता है, एयर बैग वगैरह आजकल लगाए जाते हैं, क्योंकि गाड़ी लड़ती है तो सबसे पहले इंसान उड़ता है शीशे के रास्ते, उड़े ना उसमें चपक के रह जाए, इसीलिए उस पर एयर बैग यूज़ करते हैं। रीज़न क्योंकि गाड़ी तो मूव कर रही थी जिस स्पीड से, उसी स्पीड के साथ आप भी मूव कर रहे थे, मतलब आप भी मोशन में थे। गाड़ी पे तो रुका, ठोकर लगी या फिर ब्रेक लगा, कैसे भी गाड़ी तो रुक गई, आप पे तो ब्रेक नहीं लगा है ना, तो आप क्या करोगे? जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है उसी स्पीड से आप सीधे उड़ जाओगे, इसलिए जो भी चोट बहुत ज़्यादा लगने के चांस होते हैं। तो ये सारा जो लगा ये इनर्शिया है, और ये इनर्शिया जो आया निकल के आया है फर्स्ट लॉ मोशन से ही निकल के आया है। तो जो है इनर्शिया क्या कहता है कि कोई चीज़ अगर पहले वाले स्टेट को, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करती है, उसका अपोज करती है। तो ऐसे ही आगे जो है, मान लो कि गाड़ी चल रही होती है, सीधी चल रही होती है, अचानक से उसमें मोड़ आता है, गाड़ी मुड़ जाती है, लेकिन आप तो नहीं मुड़ोगे ना, आप तो सीधे चलना। तो इनर्शिया ये भी बोलता है, डायरेक्शन का भी होता है कि वो डायरेक्शन को भी फॉलो करता है। मान लो इस डायरेक्शन में चल रहे हो, चलो, अचानक से गाड़ी मुड़ी तो आप तो नहीं मुड़ोगे ना, गाड़ी मुड़ी है तो आप कैसे लटकते हो? ऐसे लटकते हो। जब गाड़ी मुड़ती हो तो आप इस तरह से लटकते हो, मतलब आप पहले वाले स्टेट को आप सीधे जाना पसंद कर रहे हो, इसीलिए उसके साइड में ऐसे लटकते हो। तो इस तरह से आप इनर्शिया क्या कहता है कि आप जिस भी स्टेट में हो, डायरेक्शन का भी मैटर होता है कि जो डायरेक्शन में चल रहे हो उसी डायरेक्शन में चलना पसंद करोगे। ठीक है, तो वही वाला हाल है कि गाड़ी मुड़ती है तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे होते पहले उसी डायरेक्शन में झुक जाते हो, और गाड़ी आप फिर रुकी रहती है तो वही है कि आप रेस्ट में थे, रेस्ट में रहना पसंद करते हो। तो इस तरह से ये इनर्शिया की बात करते हैं, और ये आया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ऐसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो आया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने पढ़ लिया है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स हमेशा समानुपाती होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम के रेट की मैंने बहुत पहले बात की, अगर रेट की बात कर दिया जाए तो समझो क्या है, टाइम है, चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करता है P1 माइनस P2, मतलब समथिंग P, क्योंकि मोमेंटम को हम किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। मोमेंटम को हम P से दिखाते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब मोमेंटम, अगर सिंपल सी बात है, क्योंकि किसके प्रोपोर्शनल में, या फिर प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मतलब मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। मतलब एक बात देखो, अगर आप ट्रक से चल रहे हो तो ट्रक जितनी स्पीड से आ रही है और आप साइकिल से अपोजिट स्पीड में आ रहे हो, तो स्पीड आप दोनों की बराबर है, ट्रक की और आपकी। लड़ोगे तो नुकसान किसका होगा? ट्रक का कि आपका? सिंपल है, आपका। क्योंकि मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम इज द मल्टीप्लिकेशन, किसका होता है? मास और उसकी खुद की जो वेलोसिटी होती है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा? तो मैं ये बोल सकता हूँ हर एक चलती हुई चीज़ की, जिसके पास मास है उसके पास अपना क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला कि आप दोनों की वेलोसिटी सेम है। अगर आप साइकिल से चल रहे हो और बस आ रही है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन मास में क्या है? बस का भी मास कुछ और है और आपका साइकिल का मास कुछ और है, मतलब मोमेंटम किसका ज़्यादा हुआ? बस का मोमेंटम ज़्यादा हुआ तो फोर्स कौन लगाएगा ज़्यादा? फोर्स बस लगाएगा। इस तरह से नुकसान किसका होगा? बस का नहीं, आपका होगा, कि फोर्स कौन लगा रहा है? बस लगा रहा है। तो इस तरह से इन्होंने बोला कि जो फोर्स आया है आपका, वो आर प्रोपोर्शनल टू क्या है? मोमेंटम होता है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आया।
इसकी हम ब्रीफ में बात करेंगे कि जो फार्मूला आया था आपका फोर्स इक्वल टू एम में, ये कैसे आया है, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये इसी तरह फोर्स, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो आपका डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन के थ्रू ही ये एफ इक्वल टू एम में आया है, इसकी बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी कोई भी एक्शन लोगे तो उसका क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। मान लो कि हम एक थप्पड़ मार रहे हैं तो थप्पड़ जितना ज़्यादा उसको चोट लग रही है, मुझे भी चोट लग रही है, वो अलग बात है कि गाल का परत कुछ और है अपने, तुम्हारे हाथ का परत कुछ और है, इसलिए चोट उतना फील नहीं होता, लेकिन लगता जरूर है। अगर वही चीज़ आप किसी ठोस पे मार के देखो तो जितना उसको पहुंचाया हो चोट उतना ही तुमको लगेगा, मतलब चोट लगी तुमको तो दर्द मुझे होता है टाइप। तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो है न्यूटन्स का वो थर्ड लॉ दिया था वो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी बात किए। तो इस तरह से आपने आज देखा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है। आगे चल के कुछ इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द दिस वीडियो। थैंक यू।